ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, माघ की एकादशी पर नदियों में पवित्र स्नान, संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अयोध्या में सरयू नदी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और यहां अयोध्या की बात करें तो वहां सरयू नदी पर भी श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। प्रयागराज, कोलकाता की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से यहां पर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां दूर दूर से परिवार के साथ लोग पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। माघ की एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होती है और साथ ही ये भी माना जाता है कि जो भी आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उसके साथ साथ उसकी पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। और देखिए किस तरह से रात से ही नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी और खचाखच यहां पर लोग ही लोग हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये हुजूम बता रहा है कि आस्था की शक्ति हर मुश्किल, हर चुनौती के आगे ज्यादा है, क्योंकि काफी सर्दी पड़ रही है, ठंड है, शीतलहर है, कोहरा है। और ऐसे में सर्दी के सितम के बावजूद भी यहां पर श्रद्धालु हर चुनौती से पार पाते हुए पवित्र नदियों के तट पर उमड़े हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो भारी ठंड को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। बढ़ते आगे, बात हैदराबाद की कर लेते हैं, जहां के कुकटपल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में अचानक ही आग लग गई। एक के बाद एक हुए कई धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। ये धमाके इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। घनी बस्ती में भगदड़ मच गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस जगह आग लगी वो जगह इतनी तंग गलियों में थी कि फायर ब्रिगेड को आग को काबू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे सिलेंडरों को बाहर निकाला ताकि उन्हें फटने से रोका जा सके, क्योंकि सारे सिलेंडर फट जाते तो पूरा इलाका दहल जाता। इस घटना ने रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी वाले राजीव गांधी नगर में बिना किसी सुरक्षा मानकों के ये केंद्र लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं यूपी के सोनभद्र में मेला क्षेत्र में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से लगाई गई दुकानों में जैसे ही आग लगी, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि इसने 15 से 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन दुकानों में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शिव मंदिर सोनभद्र का सबसे चर्चित और प्राचीन मंदिर है, जहां हर साल मेला लगता है और इसी मेले में ये आग लगने की घटना हुई। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आशंका ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। यूपी के अमरोहा में एक इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। जैसे ही बदमाश के पैर में गोली लगी, उसकी सारी हेखड़ी निकल गई। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा ये वही इनामी बदमाश कलीम है, जिसने जज के पेशकार राशिद की उसकी पत्नी और बच्चों के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। लेकिन जब इस बदमाश का सामना पुलिस की गोली से हुआ तो ये मौत के डर से बुरी तरह कांपने लगा। दरअसल ये पूरा मामला 11 जनवरी को हुई राशिद की हत्या से जुड़ा है।
जिसकी ओवरटेक के चक्कर में कलीम और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस को कलीम की तलाश थी। पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था और जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो इसने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली कलीम के पैर में लगी और ये घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया। तेलंगाना के कामरेड्डी में उस वक्त लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब जंगल से निकलकर एक तेंदुआ अचानक ही सड़क पर आ गया। जैसे ही लोगों की नजर तेंदुए पर पड़ी, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ये घटना उस वक्त की है जब एक कार सवार कामरेड्डी के जंगल से सटे इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी कार के आगे एक विशालकाय तेंदुआ आ गया, जिसे देखकर ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दी, लेकिन तेंदुआ भागने के बजाय सड़क पर टहलता दिखा। तेंदुए की इस वॉक को कार ड्राइवर ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर चलने के बाद तेंदुआ झाड़ी में चला गया, फिर अचानक बाहर आया और अपनी शाही चाल में सड़क पार कर जंगल में घुस गया। तेंदुए को सड़क पर बेखौफ घूमता देख कार ड्राइवर रोमांच से भर गया। लेकिन इस घटना ने न केवल राहगीरों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए, क्योंकि कई ग्रामीण आरोप लगा चुके हैं कि शाम होते ही जंगली जानवरों की चहलकदमी बढ़ जाती है, जो कई बार मवेशियों को निशाना बनाते हैं। अब वन विभाग तेंदुए की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाने की योजना बना रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ के एक बैंक से खातेदारों के करोड़ों रुपए गायब हो गए। ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि पारा के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की इसी शाखा में कुछ दिनों पहले संदिग्ध हालत में आग लगी थी। अब इसी ब्रांच में ग्राहकों के रुपए गायब होने से खलबली मची है। किसी खातेदार के 5 लाख रुपए गायब है तो किसी के 12 लाख रुपए। बैंक की ओर से ग्राहकों को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये शकुंतला यूनिवर्सिटी। किसने किया? सर ये बैंक वालों ने मिलके किया सर। बैंक वालों ने मिलकर बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, उसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे और ये बैंक वालों की सब साथी से 5 लाख रुपए जो है उसमें बगैर मेरी इजाजत के जो है निकाल लिया गया। खातेदार इस पूरे मामले में किसी गहरी साजिश की बात कह रहे हैं और बैंक के मैनेजर पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने ग्राहकों के आरोपों पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां की सिगरेट की दुकान की जो कहानी है वो आपको दिखाते हैं। 22 साल के नागेंद्र यादव ने दुकान के बाहर ही माचिस जलाई और दोस्त ने चाचा की पीठ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद नागेंद्र वहां से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आग लगने के बाद राजेंद्र यादव सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला जोगेश्वरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि सिगरेट के 35 रुपए को लेकर नागेंद्र और उसके दोस्त के बीच विवाद हुआ था। विवाद सुलझाने के लिए दोस्त के चाचा राजेंद्र यादव बीच में आए, लेकिन तभी नागेंद्र भड़क गया और गुस्से में उसने ऐसा कर दिया। राजेंद्र यादव की हालत गंभीर है, जबकि नागेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारतीय सेना ने एक वीडियो पोस्ट किया है। सेना दिवस से पहले भारतीय सेना की ओर से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें जवानों के शौर्य और साहस को सलाम करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया गया है। आधुनिकीकरण और अटूट संकल्प को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और इसी वीडियो के जरिए जवानों के शौर्य साहस को सलाम किया गया है और साथ ही आधुनिकीकरण और अटूट संकल्प को भी दिखाया गया है।
सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार से आया, जहां 2 युवकों ने फर्जी शेख बनकर हर की पौड़ी पर वीडियो बनाया तो पुलिस ने हवालात की सैर करा दी। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 युवक अरबी वेशभूषा में हर की पैड़ी पर नजर आ रहे हैं। वही लोग एक के बाद एक उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। बाद में रील वायरल हुई तो पता चला कि ये सब वायरल होने के लिए किया गया है और जिन 2 युवकों को शेख समझकर लोग फोटो खिंचवा रहे थे वो फर्जी शेख थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक हिंदू हैं, जिनमें से एक हरिद्वार का और दूसरा बिजनौर का रहने वाला है। दरअसल इस वीडियो को लेकर इतना हो हल्ला इसलिए मचा कि 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले से पहले हर की पौड़ी और कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की एक मांग उठाई जा रही है और ऐसे वक्त में ये वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। यूपी का लखीमपुर खीरी इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान है। शहर के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां आए दिन बंदरों के हमलों से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस मोहल्ले में किसका कब्जा है। ये शहर का काशी नगर मोहल्ला है। पूरी गली में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं जो आए दिन लोगों पर हमला भी करते हैं। इस सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ उसने तो सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी मोहल्ले में रहने वाले अंकित वर्मा अपनी स्कूटी से घर के लिए आते हैं, लेकिन गली में बंदरों की मौजूदगी देखकर सहम जाते हैं। जैसे तैसे वो बंदरों से बचते हुए अपने घर की ओर बढ़ते हैं। तभी एक बंदर उन पर हमला कर देता है जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। शहर के लोगों ने कई बार इस मामले में जिम्मेदार लोगों के पास शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नापाक साजिशों से जम्मू के राजौरी और सीमा पर करीब यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। नापाक साजिशों से जम्मू के राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एक बार फिर कल सेना चीफ ने यह बात कही थी कि डीजीएमओ स्तर पर इस बात को भारत की ओर से उठा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक बार फिर ये ड्रोन देखे गए हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 11 जनवरी 2026 को भी ये ड्रोन देखे गए थे बॉर्डर एरिया पर और दूसरी बार ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। भारत में ये पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। कल आर्मी चीफ ने ये बात कही थी कि अक्सर 26 जनवरी के आसपास इस तरह की मूवमेंट बॉर्डर पार से देखी जाती है, लेकिन डीजीएमओ स्तर पर भारत ने इस बात को उठाया है और पाकिस्तान को चेताया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऐसे में दोबारा इस तरह की हरकत ना की जाए, ये सख्त लहजे में पाकिस्तान को कह दिया गया है। लेकिन एक बार फिर यहां ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। सौंदर्यीकरण और सुविधा देने के नाम पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। साधु संतों का आरोप है कि कई मूर्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर ने पहले एक मूर्ति के आसपास का हिस्सा तोड़ा, ड्रिल कर वहां के मलबे को हटाया और एक ही झटके में मूर्ति के ऊपर के पत्थर को अलग कर दिया। जैसे ही पत्थर का टुकड़ा मूर्ति के ऊपर आकर गिरा, लोग चिल्लाने लगे। मणिकर्णिका घाट की कई और मूर्तियों के आसपास बुलडोजर चला, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होने का आरोप लगा। इसे देखकर वहां के लोग नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने लगी। इस एक्शन को लेकर वहां मौजूद साधु संतों ने एबीपी न्यूज से बताया, मूर्ति वहाँ थी जो दिन टूटा, आप वीडियो देख ही रहे हैं। उसमें सामने हम लोग रबे किए, सामने जैसे वीडियो घन मार के तोड़ रहा था। हम लोग बोल रहे थे हम लोग क्या कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों के तोड़ने का मामला जब सामने आया तो प्रशासन एक्टिव हो गया और इसकी जांच कराने की बात कही। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के मशहूर घाटों में से एक है। यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। सरकार का दावा है कि घाट के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन मूर्तियों के टूटने से वहाँ के लोग नाराज हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में हैरान करने वाले घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस पर गवाह घोटाला करने का आरोप लगा है। 1000 मुकदमों में सिर्फ 6 चेहरे ही
गवाह बनाए। नाम अमित कुशवाहा, थाना प्रभारी की गाड़ी चलाता है और 300 मुकदमों में गवाह भी है। ये है दिनेश कुशवाहा। ये भी गवाही देने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। जब फर्जी गवाही पकड़ी गई तो बहाना बनाने लगे। गवाही हमने एक आध मामलों में मेरे सामने जो कार्य हुआ था, मैंने उसके हमसे करवाया था, तो मैंने कर दिया था। मऊगंज में गवाह घोटाले का खुलासा हुआ तो राहुल विश्वकर्मा का चेहरा भी सामने आया। गवाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्तखत उसका जगदीश सिंह साहब के, उसमें 2-4 किया। लोगों की शिकायतों के बाद जब CCTNS पोर्टल पर रिकॉर्ड खंगाला गया तो फर्जी गवाही घोटाले के बारे में पता चला। नई गढ़ी और लौर थाने से जुड़े 1000 से ज्यादा मामले में कुछ चुनिंदा नाम ही गवाह थे। ये सभी कथित गवाह पुलिस थाने से जुड़े काम करते थे। अमित कुशवाहा नाम का फर्जी गवाह पुलिस की गाड़ी चलाता है। नई गढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश सिंह पर सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद जगदीश सिंह ठाकुर को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। इसकी भी जांच चलेगी ना, कार्रवाई होगी। और अभी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो थानेदारों को ही अपने आप सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक गरीब ने लावारिस मिठाई खाई तो सभी लोग बीमार पड़ गए और अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला कि होटल के बाहर एक ठेले पर किसी अज्ञात शख्स ने मिठाई रखी थी। इस मिठाई को खाने वाले एक शख्स की रविवार को ही मौत हो गई और अब अस्पताल में भर्ती एक और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। ये क्या हुआ सर कि ठिलिया में रखे थे मीठा, तो भाभी ने लेके आई तो सबको दी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सबने खाए, है ना। और जो एक पहले जो व्यक्ति था उसने 3 पीस खाया था तो वो खत्म हो चुका। इस मिठाई को लेकर पूरे इलाके में दहशत है क्योंकि इसी मिठाई को खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हुए थे, जिनमें से 2 अभी भी ICU में एडमिट हैं। कहीं पे लावारिस टंगी हुई मिठाई खा ली, जिसके कारण कि कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उसमें से एक आदमी की मौत हो गई थी संजय। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं मिठाई में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। तो पुलिस ने वहाँ पे बहुत कम मात्रा में, मतलब 2 पीस मिठाई मिली थी, है ना। तो उसमें से 1 पीस का सैंपल पुलिस के माध्यम से हमारे विभाग को आया। अब भोपाल से मिठाई की जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बेटी अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस बेटी का कहना है कि उसके पति की हत्या उसी के पिता ने करवा दी क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। जमीन पर बैठकर रोती बिलखती तनु कुमारी और उसकी गोद में है मासूम बच्चा। अब इस दुनिया में न तो तनु कुमारी के पति आयुष कुमार जिंदा है और न ही इस बेटे के पिता। तनु कुमारी का आरोप है कि उसके ही माँ बाप ने उसके पति की हत्या करवा दी। लव मैरिज किए थे। हाँ। इससे पहले भी 2 एक्सीडेंट करवाया था। हाँ। कौन करवाया है? ऐसा कौन किया है? मेरे मम्मी पापा। हाँ। और बार-बार धमकी दे रहा था कि मार देंगे मार देंगे। हाँ। कब गोली मार दिया? रात को 12 बजे। कहाँ? घर पर आकर? तनु और आयुष एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी और आरोप है कि इसी के चलते तनु के पिता नाराज थे, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के औरैया में कातिल पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अब इस मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी खड़े हैं। इसमें एक है शैलेंद्र की पत्नी, दूसरा है शैलेंद्र की पत्नी का प्रेमी अवनीश और तीसरा है अवनीश का दोस्त रिंकू। इन तीनों ने ही मिलकर शैलेंद्र के मर्डर की साजिश रची थी। पूछताछ में पता चला कि अवनीश और रिंकू ने पहले शराब पिलाई, फिर उसे सुनसान जगह ले गए और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा प्लान बनाया था शैलेंद्र की पत्नी अर्चना ने। अवनीश पाल है जो कि मृतक शैलेंद्र पाल का दूर का रिश्तेदार भी लगता है। उसका संबंध मृतक की पत्नी अर्चना से कुछ समय पहले हुआ था, जिसकी जानकारी शैलेंद्र पाल को हुई थी और उसके द्वारा इस कृत्य को लेके जो है आपत्ति जताई जाती थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। इन लोगों ने उसी मफलर से शैलेंद्र का गला घोटा जो मफलर शैलेंद्र ने पहना था। पीएम मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ाई थी, लेकिन उनके एक वीडियो को लेकर कांग्रेस ने अब हमला बोला है। विवाद की जड़ ये पतंग है जो भगवान हनुमान के आकार की है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की हिम्मत आखिर कैसे हुई। इधर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें हनुमान जी की पतंग वाली तस्वीर दिखी। इस होर्डिंग पर लिखा गया,
मोदी जी ने हनुमान जी को हवा में उड़ाया। हनुमान जी के आशीर्वाद से ये लोग सत्ता से उड़ जाएंगे। शाम होते होते कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय इस होर्डिंग के पास पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अजय राय विरोध जताने के लिए हनुमान मंदिर भी जा रहे थे, लेकिन भारी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। हमारा बगल में मंदिर है, वहाँ भी जाने दीजिए। बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां हिंदू संगठन की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इससे माहौल गर्मा गया। साहिबाबाद इलाके में हिंदू रक्षा दल के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे, तभी एक युवक की नजर सैलून पर पड़ी, जिस पर सैलून मालिक का नाम नहीं लिखा था। इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। फोड़ के पैसे नहीं देते क्या मालिक साहब? नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। हिंदू रक्षा दल का ये युवक सैलून वाले को अपना कानून समझा रहा था, तभी दूसरे पक्ष से एक युवक ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया। क्यों क्या नहीं होता नाम लिखवाने? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा। जरा सोचिए, अगर यहाँ तनाव बढ़ता तो हालात बिगड़ सकते थे। अब पुलिस ने इस मामले में दीपक नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जो सैलून पर जाकर अपना कानून झाड़ रहा था। फोड़ के पैसे नहीं देते क्या? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने छेड़खानी करने वालों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर किसी लड़की को हाथ भी लगाया तो ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाओगे। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच की छापेमारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ये छापेमारी डिप्टी सीएम अजीत पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा के दफ्तर पर हुई है। हलचल बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये छापेमारी नगर निकाय चुनाव से 2 दिन पहले हुई है। पुणे नगर पालिका में अजीत पवार मजबूत माने जाते हैं। वो भले ही फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। पिछले कई दिनों से अजीत पवार पुणे में ही डेरा जमाए हुए हैं और इसी बीच छापेमारी की गई। क्राइम ब्रांच ने जिस कंपनी पर छापा मारा उसका नाम डिजाइन बॉक्स है और इस कंपनी को चलाने वाले नरेश अरोड़ा अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार हैं। यही कंपनी अजीत पवार के लिए डिजिटल कैंपेन, ब्रांडिंग और चुनावी मैनेजमेंट का काम देखती है। इस छापेमारी को लेकर अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, क्राइम ब्रांच के अधिकारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे। अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग दिया गया। इस प्रक्रिया में कोई आपत्तिजनक बात या गड़बड़ी नहीं मिली। अजीत पवार ने कहा कि उनकी पार्टी कानून का सम्मान करती है और अपील करते हैं कि जो नतीजा आए वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही हो। चीन ने भारत की आपत्तियों के बाद भी शक्सगाम घाटी पर अपना दावा दोहराना बंद नहीं किया है। चीन कह रहा है कि इस इलाके में उसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बिल्कुल उचित हैं। अब इस पर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। चीन पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली को अपना बता रहा है। इस इलाके में चीन सीपैक नाम से कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि लद्दाख के बाद चीन यहां तक कैसे घुस आया। इससे पहले भारत सरकार ने चीन की इन परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि ये भारतीय क्षेत्र है और भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। दरअसल पाकिस्तान ने इस इलाके पर 1963 में अवैध रूप से कब्जा किया था। इस 5180 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। हालांकि भारत सरकार बार बार इस समझौते को अवैध और अमान्य बता रही है, लेकिन चीन ये सुनने को तैयार नहीं। आज जब आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तभी आर्मी की तरफ से कहा गया कि शक्सगाम वैली पर चीन और पाकिस्तान ने जो समझौता किया उसे भारत स्वीकार नहीं करता। कांग्रेस के एक दावे ने बीजेपी को सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। दावा है कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं से गुप्त मुलाकात की। दावा है कि ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के भीतर की है, जहां बीजेपी के नेता और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों को मारा, जो चीन लद्दाख में अतिक्रमण करके बैठा है और अरुणाचल में गांव बसा रहा है, उसके साथ बैठक की क्या मजबूरी है। कांग्रेस इसे देशद्रोह बता रही है और गुप्त समझौते के बारे में पूछ रही है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक
रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। इधर बीजेपी ने जवाब दिया है कि अब सीमा पर तनाव कम हो रहा है और जिन इलाकों में 1962 के बाद से पेट्रोलिंग नहीं होती थी वहां भी भारत के जवान पहुंचने लगे हैं। मथुरा में एक ई रिक्शा ड्राइवर को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद भी वो घबराया नहीं, बल्कि सांप को पकड़ा, उसे अपनी जैकेट में डाला और लेकर जिला अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर से कहा कि ये रहा मैं, ये रहा सांप, अब करो मेरा इलाज। ई रिक्शा चालक दीपक इसका दावा है कि इसे सांप ने काट लिया। लोगों ने पूछा सांप कहाँ है, फिर जिस तरह से इसने सबूत दिखाया उससे हर कोई हैरान रह गया। क्या हो गया? मैं आधे घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। जी रहा हूँ। सांप कहाँ है? दिखाओ। इसमें खा लिया है आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों? इधर साइड में और जेरा निशान। आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। सांप को तो ऐसे जैकेट में रख लिया मानो कोई सामान। भला जहरीला सांप लेकर ऐसे कौन घूमता है? जो सांप ने उसे काटा उसे किसी डब्बे की बजाय जैकेट में ही डाल लिया और बताया कि अस्पताल में सुनवाई नहीं हुई तो उसने जाम लगा दिया। वृंदावन से यहाँ तक आ गया जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी फिर? जाम लगाने पर पुलिस वालों ने जब कारण पूछा तो उसे भी सांप निकाल कर दिखा दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से जानकारी आई कि दीपक सांप लेकर अंदर चला गया था, जिसे बाहर छोड़ने पर इलाज की बात कही गई थी, लेकिन दीपक सांप छोड़ने के बजाय सड़क पर जाम लगा दिया। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद सांप को डिब्बे में बंद किया गया, तब जाकर दीपक का इलाज किया गया। सांप भी सोच रहा होगा किस मुसीबत को काट लिया। सांप कहाँ है? दिखाओ। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के तहत दाल मंडी में अब तक 186 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। वाराणसी में लगातार पीला पंजा गरज रहा है। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत आज भी कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन का हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग नई सड़क से चौक थाने तक 17.5 मीटर की सड़क बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। सड़क निर्माण का उद्देश्य दाल मंडी परियोजना से काशी विश्वनाथ मंदिर तक भक्तों की पहुंच को आसान बनाना है, लेकिन मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर घमासान छिड़ गया। बुलडोजर से मूर्ति और मंदिर तोड़े जाने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पाल समाज भड़क गया है। जैसे मंदिर है, शिवलिंग था और माता की मूर्ति थी, तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पाल समाज मांग कर रहा है कि जो मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए हैं उनका पुनः निर्माण किया जाए। लोगों का कहना है कि सरकार विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर मंदिर तोड़े जाएं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के दरभंगा राज की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के अंतिम संस्कार के दौरान विवाद हो गया। जहां पूरा शहर महारानी को अंतिम विदाई देने में जुटा था, वहीं राज परिवार के आंतरिक विवाद ने एक बार फिर सिर उठा लिया। महारानी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले परिजनों और कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधक उदयनाथ झा के पुत्र के बीच पहले तीखी बहस हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर पुलिस बल मौजूद था। बाद में पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद हालात कंट्रोल किए, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ी। महाराज कामेश्वर सिंह के पौत्र रत्नेश्वर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। महारानी कामसुंदरी देवी को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे। अब आपको एबीपी न्यूज की खबर का असर दिखाते हैं। कल हमने आपको यूपी के अमरोहा में थार के साथ स्टंट करने वाला वीडियो दिखाया था। हमारे चैनल में खबर दिखाए जाने के बाद अमरोहा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। स्टंटबाज की थार को तो सीज किया, बल्कि कैमरे पर माफी भी मंगवाई। बड़ी टशन में थार घुमाई थी, सोचा था व्यूज मिलेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। व्यूज मिले कि नहीं पता नहीं, लेकिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। आज के बाद ट्रेन नहीं करूँगा, यातायात नियमों का पालन करूँगा, मुझे माफ करें और आज के बाद ट्रेन नहीं करूँगा। इन जनाब ने समझा था कि थार से चलने से इनको कानून तोड़ने का लाइसेंस मिल गया, लेकिन पुलिस ने इनकी सारी स्टंटगिरी निकाल दी।
आज के बाद स्टैंड नहीं करूँगा और यातायात नियमों का पालन करूँगा, मुझे माफ करें और आज के बाद स्टैंड नहीं करूँगा। अब इंतजार है इन जनाब का जो रॉन्ग साइड थार चलाने की ट्रेनिंग देकर व्यूज बटोरने में जुटे हैं। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिप्पर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहे। देखते हैं पुलिस इनका इलाज कब करती है। पुदुचेरी के मुदलियारपेट रोड फ्लाईओवर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती बस में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि बस में 20 यात्री सवार थे और शुरू में ड्राइवर को आग दिखी नहीं। आग बस के पिछले हिस्से से भड़की। सड़क से गुजर रहे ऑटो वाले ने इसके बारे में ड्राइवर को बताया और फिर जल्दी जल्दी यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। कुछ मिनट में ही आग पूरी बस में फैल गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा थी कि सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जैम हो गया। फायर फाइटर्स वक्त पर पहुंच गए, लेकिन आग पर काबू पाने में उनके पसीने छूट गए। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में सनसनी फैल गई जब दो अज्ञात बदमाशों ने एक जिम पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से पूरी कॉलोनी सहम गई। जिम के शीशे पर गोलियों के निशान और चटका हुआ कांच ये बदमाशों की करतूत का सबूत है। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक पर सवार दो बदमाश जिम के बाहर पहुंचे। उन्होंने जिम पर गोलियां बरसाई और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। गनीमत ये रही कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बिहार इलाके के लोग डरे हुए हैं। सामने जो फिलहाल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसकी जो फुटेज है वो दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर गई है और शूटर्स की पहचान की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। उधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। एक बार फिर ये बहस तेज हो गई है कि राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन के लिए कब जाएंगे और ये मुद्दा उठाया है कांग्रेस के ही एक सांसद ने, जिनका दावा है कि राहुल गांधी बहुत जल्द अयोध्या जाने वाले हैं। तनुज पुनिया ने ये दावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे। कांग्रेस सांसद के इस बयान ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया। राम मंदिर से दर्शन करेंगे तो उनका भाग्य जो है महादेव आशीर्वाद दे देंगे, सद्बुद्धि दे देंगे कि देश के प्रति जहर ना उगले, कर ले दर्शन तो सद्बुद्धि आ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं ये अभी तक साफ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।